हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए मिशन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। आज अर्थशास्त्र में बात करेंगे। इसमें अर्थशास्त्र में पहला अध्याय है विकास। तो आज हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट। तो पहले विकास समझ लेते हैं। विकास क्या है? विकास इसको जान लेते हैं। ये विकास क्या है? विकास का डेवलपमेंट कहते हैं। तो जैसे मान लो, उदाहरण के लिए मान लो आपके 9th क्लास में 80% नंबर आए, तो आपको लगेगा कि ये नंबर बहुत ही कम है। तो अगली साल यूपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए आपको सोचेंगे कि अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अधिक मेहनत करोगे और यूपी बोर्ड में आपके 95% नंबर आ जाएंगे। तो यही विकास है। तो अगर विकास की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है आर्थिक विकास। इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो अब अर्थव्यवस्था यह एक ढांचा होता है। यह एक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो दिन भर की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आप कहोगे हमारे पिताजी जॉब करते हैं। और आप क्या करते हैं? तो आप बताओगे कि हम स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने को, स्कूल किससे जाते हैं? तो आप बताओगे हम स्कूल बस से जाते हैं। और बस से जाने के लिए हम बस का किराया देते हैं। और स्कूल में लंच के समय कुछ सामान खरीदते हैं दुकान से और उसमें भी पैसा देते हैं। तो यही अर्थव्यवस्था है। यही क्या है? अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है। अगर अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था से पता चलता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है। और आर्थिक विकास, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी जो है बहुत ही कमजोर है। तो उदाहरण के लिए मान लो कि आपके पिताजी महीने का 10,000 कमाते हैं और उन्होंने एक साल अच्छी मेहनत की और दूसरे साल उनकी सैलरी 15,000 हो गई। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विकास हुआ। उनकी आर्थिक विकास हुआ। आगे इसमें विकास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जान लेते हैं। इसमें लिखा है द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है
जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, जिस पर हमारा जो जीवन है वो क्या करता है, वस्तुओं पर निर्भर करता है। क्योंकि दिन भर की दिनचर्या में उन वस्तुओं को यूज करते हैं, तो लोग चाहते हैं, उन्होंने नियमित काम और बेहतर मजदूरी, नियमित और बेहतर मजदूरी, एक अच्छी जो मजदूरी है वो पाना चाहते हैं और अपनी उपज व अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी है, जो हमारी सैलरी है वो अधिक हो, वो अधिक मात्रा में धन कमाना चाहते हैं। ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, जो बराबरी का व्यवहार है वो चाहते हैं, और स्वतंत्रता कि हम स्वतंत्र हों, और सुरक्षा, सबसे जो जरूरी है वो है सुरक्षा, और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। दूसरे व्यक्ति से सम्मान भी चाहना चाहते हैं कि सम्मान, हमारा जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारा सम्मान करे। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। जो लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो कैसे हो सकते हैं, भिन्न होते हैं। सभी के अलग अलग लक्ष्य हैं। कोई नौकरी करना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, तो सभी के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, और जो दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। जो हमारे पास विकास हो वो दूसरे व्यक्ति के पास विकास ना हो। यहाँ तक कि ये दूसरे के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। किसी के लिए विकास हो सकता है और किसी के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे ये एक पहाड़ है, तो इसमें पहले जो यहाँ के जो पहाड़ के अगल बगल जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ बस्तियां हैं, सभी लोग यहाँ बसे हैं, और पहाड़ के उस पार एक बड़ा सा शहर है। तो इसमें क्या होता था, लोगों को जाने के लिए क्या करना पड़ता था, पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था। जब लोगों को पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था तो ये काफी दूर पड़ता था। तो इसमें हुआ क्या, सरकार ने इसमें क्या किया, एक रोड बनवा दिया पहाड़ को काट कर। जब इसमें रोड बनवा दिया तो क्या हुआ, इसमें काफी लोगों के लिए जो जमीनें थी वो क्या हो गई, इसमें रोड बनने पर क्या हुआ, जो जमीनें थी वो रोड में चली गई। इससे क्या हुआ, दूसरे के लिए विनाश हुआ और किसी के लिए विकास हुआ। आगे औसत आय देश की कुल आय में से जनसंख्या को भाग देकर निकाली जाती है। जो देश की कुल संख्या है, जो देश की कुल आय है, उसमें से जनसंख्या को भाग देकर निकाली जा सकती है। औसत आय के प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जो औसत आय है उसको प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा विकसित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के 36 स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जो विकसित है देश की तुलना जो 36 स्थिति है, कौन सी 36, जो शिक्षा का स्तर है, कितने लोग उस देश में पढ़े लिखे लोग हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, तो ये 37 स्थिति है। और उनकी स्वास्थ्य, कितने लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं और कितने लोग बीमार व्यक्ति हैं, स्थिति के प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर करती है। जैसी उस व्यक्ति की आय है, जिसकी उसकी इनकम है, जो कमाने का वो जितना कमाता है उसी के स्तर पर क्या किया जाता है, बढ़ता है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, जो केरल है उसमें क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो रहने वाले लोग कम हैं। क्योंकि अगर कोई भी राज्य अगर बड़ा होगा तो उसमें विकास कम होगा, अगर वो राज्य अगर छोटा है तो उसमें विकास जल्दी हो जाता है। देखो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास है वह परिस्थिति जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे कि जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। जो जनसंख्या वृद्धि है उससे क्या है, अधिक है। आर्थिक विकास, अगर आर्थिक विकास की बात करें तो उदाहरण में हमने बताया था कि मान लो आपने आर्थिक विकास की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, तो ये क्या है, आर्थिक विकास है। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वहां के जितने भी रहने वाले लोग हैं और वो कितना धन कमाते हैं उसको ही उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय होती है। एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। जब हम उसमें क्या करते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो हम कार्य करते हैं वो क्या होती है, जो हम कार्य करते हैं उसमें जो हमें आय मिलती है, जब विदेशों से प्राप्त आय को क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। साक्षरता दर, जो साक्षरता दर है किसी देश में पढ़े लिखे लोगों की दर कि उस देश या कि उस राज्य में कितने लोग पढ़े हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, तो इससे क्या होता है, साक्षरता दर होती है। और शिशु मृत्यु दर, प्रति वर्ष 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अगर प्रति वर्ष 1000 जीवित बच्चों में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें क्या होता है, आयु से पहले मृत्यु, और उन बच्चों की मृत्यु बच्चों का अनुपात शिशु की दर से कहलाता है। और उनकी मृत्यु और मानव विकास का अर्थ है एक व्यक्ति का
इस प्रकार से विकास किया जाए कि वे अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके और जीवन के प्रति आशा अर्थात किसी देश में लोगों की औसत आयु जीवन पर्यंत कहलाती है और नवीकरणीय साधन ये वे साधन है जो एक बार प्रयोग करने पर खत्म नहीं होते बल्कि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें हम नवीकरण साधन कहते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर खत्म नहीं होती बल्कि उन्हें हम दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अन्य नवीकरण साधन ये वे साधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं होती है। तो नवीकरण का मतलब साधन जो वे साधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते। जैसे पानी एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त नहीं होता है, पर जो डीजल और पेट्रोल है ये एक बार उपयोग करने के बाद इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। अब देखो विश्व में मानव रिपोर्ट के मापदंड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मापदंड प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति है वो कितना कमाता है, साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग अनपढ़ हैं, और जीवन प्रत्यांश और शिशु मृत्यु दर, निबल उपस्थिति अनुपात और विश्व बैंक के मापदंड प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण। आय के आधार पर देशों का जो वर्गीकरण है उसमें आय के हिसाब से वर्गीकरण हुआ है कि ये डेवलपमेंट है, ये आय पर निर्भर करता है। वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 2019 प्रति वर्ष आय अधिक हो, इस श्रेणी के देश अमेरिका और जापान और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि हैं। जो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति 2500 प्रति वर्ष उससे कम हो, इस श्रेणी के देश भारत, नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान और भूटान हैं। ये तो अब इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में बात करते हैं। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 17 प्रश्न होंगे। उन बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में आज हम बात करते हैं। तो चलो पहला प्रश्न है, पहला है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तो का नंबर देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय और एक देश के आधे से अधिक समान निवासियों के द्वारा अर्जित आय। और गा नंबर राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय और उपयुक्त सभी। इसमें ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। तो का नंबर है बांग्लादेश और खा नंबर है श्रीलंका और गा नंबर भारत और घा नंबर नेपाल। ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा खा नंबर श्रीलंका। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। तो का नंबर कुल आय,
और ग नंबर प्रति व्यक्ति आय और क नंबर राष्ट्रीय आय और घ नंबर ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? तो का नंबर श्रीलंका और गा नंबर पाकिस्तान और कहा नंबर बांग्लादेश और गा नंबर नेपाल। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा का नंबर श्रीलंका। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो का नंबर हरियाणा और कहा नंबर बिहार और गा नंबर राजस्थान और घा नंबर मेघालय। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा हरियाणा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिए लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य देश से बेहतर है? तो का नंबर बांग्लादेश और खा नंबर नेपाल और गा नंबर पाकिस्तान और घा नंबर म्यांमार। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा घा नंबर म्यांमार। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो का नंबर स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर और खा नंबर प्रति व्यक्ति आय और गा नंबर व्यक्तियों का साक्षरता स्तर और घा नंबर इनमें से कोई, इसमें से सभी। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें घा नंबर सही होगा। इनमें से सभी। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो का नंबर ब्राजील और कहा नंबर भारत और गा नंबर फ्रांस और घा नंबर बांग्लादेश। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा गा नंबर फ्रांस। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो का नंबर 125वां और का नंबर 124वां और गा नंबर 129वां और गा नंबर 130वां। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा घा नंबर 130वां। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो का नंबर बांग्लादेश और कहा नंबर श्रीलंका
और घ नंबर नेपाल और घ नंबर पाकिस्तान। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो क नंबर प्रति व्यक्ति आय और ख नंबर औसत साक्षरता स्तर और घ नंबर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और घ नंबर इनमें से सभी। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा घ नंबर। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो क नंबर नियमित कार्य और घ नंबर बेहतर मजदूरी और ख नंबर उपज की उचित कीमत और घ नंबर इनमें से सभी। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा घ नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क नंबर औसत आय और घ नंबर व्यक्तिगत आय और ख नंबर राष्ट्रीय आय और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा औसत आय। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो क नंबर बिहार और घ नंबर केरल और ख नंबर पश्चिम बंगाल और घ नंबर मध्य प्रदेश। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा घ नंबर केरल। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? तो क नंबर आय और घ नंबर राष्ट्रीय विकास और ख नंबर औसत आय और घ नंबर उच्च विकास। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा ख नंबर औसत आय। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है? तो क नंबर 1000 जीवित बच्चों पर और ख नंबर 800 जीवित बच्चों पर और घ नंबर 500 जीवित बच्चों पर और घ नंबर 100 जीवित बच्चों पर। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा क नंबर 1000 जीवित बच्चों पर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो क नंबर 68.8 वर्ष और ख नंबर 72.8 वर्ष और घ नंबर 75.8 वर्ष और घ नंबर 67.8 वर्ष। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, जिसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा क नंबर 68.8 वर्ष। तो आज के जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, विकास डेवलपमेंट चैप्टर 1 अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए बच्चों धन्यवाद।